नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है वो है वीज़ा रिजेक्टेड है या रिफ्यूज़ड है या आपका एडमिशन रिजेक्टेड है, उसके बारे में हमारी ये डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा है कि ये जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, हमें एक्सपीरियंस होने के कारण ऐसी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। आप किसी भी ऑफिस में जाएँ, आपको वहाँ पे मोटिवेशंस के लिए वीज़ाज़ लगे मिलेंगे, उनकी दीवारों के ऊपर स्क्रीन में वीज़ाज़ चल रहे हैं। वो बंदे को मोटिवेशंस मिलता है कि बड़े पॉजिटिव हैं, दे वीज़ा पे वीज़ा आ रहा है। लेकिन इन टॉपिक के ऊपर कोई भी डिस्कशन करने के लिए सामने नहीं आता है कि वीज़ाज़ रिफ्यूज़ल रिजेक्शंस या एडमिशन रिजेक्शंस के बाद क्या फर्दर ऑप्शंस हैं, बच्चे की क्या फीलिंग्स रहती हैं, तो क्या सोच आती है बच्चे को और उसके कंसल्टेंट को क्या सोच आती है जब किसी भी बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट होता है, रिफ्यूज़ होता है या एडमिशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो मैं हर एक वीडियो में एक वर्ड यूज़ करता हूँ, पेशेंस। फॉरेन में जाना है तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा नहीं है कि मैंने इतनी वीडियोस अपने चैनल के ऊपर डाली हुई हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ को डील करते हैं और आपको लगता है कि मेरे पास आएंगे तो हम आपको 100% रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। हर एक कंट्रीज़ में रिफ्यूज़ल जो वर्ड है वो एप्लीकेबल है। ये नहीं है कि सब कंट्रीज़ आपको 100% वीज़ाज़ देंगी, लेकिन डिस्कशन करने वाले कोई नहीं है। बच्चा डिमोरलाइज होता है, पेरेंट्स भी डिमोरलाइज होते हैं। तो उनके लिए दिस इज़ द डेडिकेटेड वीडियो। जिन बच्चों के बार बार वीज़ाज़ रिफ्यूज़ड हो रहे हैं, जहाँ उनके एडमिशन्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या ग्राउंड्स है रिफ्यूज़ल्स की, उसके लिए भी मैं डिस्कस करूँगा। जो हमारे पास आम जो रीज़न्स आते हैं रिफ्यूज़ल या वीज़ा रिजेक्शंस के, ऐसा है कि हमें 100 कंट्रीज़ का नॉलेज है। अभी 100 कंट्रीज़ के नॉलेज के बावजूद भी मैं ये चीज़ें डिस्कस करता हूँ, क्योंकि रिजेक्शंस एवरीवेयर है। आप मैं कहूँ शेंगन की 29 कंट्रीज़ हैं, 100% वीज़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी न किसी कंट्री से रिफ्यूज़ल देखने को मिल सकती है। लोग कनाडा में भी डालते हैं, वहाँ पर भी नंबर ऑफ़ रिजेक्शंस बच्चों को मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती हैं, न्यूजीलैंड में भी है, यूएसए में भी है, यूके में भी है। तो यही सेम थिंग हर एक कंट्री के अंदर है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर डेफिनेटली पहुंचेंगे। तो सबसे बड़ा जो प्रिकॉशंस यही है कि कभी भी कहीं पर भी अपना एडमिशन अप्लाई करना है तो एटलीस्ट 2-3 यूनिवर्सिटीज़ को साथ में पैरेलल लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप स्पेसिफिक हैं कि मैंने इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में और स्पेसिफिक प्रोग्राम में जाना है, तब आप अपनी जो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरीके से 2-3 कंट्रीज़ को भी सिमल्टेनियसली लेकर चलना है आपने, अगर आप अपना स्टूडेंट वीज़ा या किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। अभी मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जो बच्चे फॉरेन कंट्री से डिपोर्ट होकर आते हैं, वहाँ पर ओवरस्टे रहते हैं, वहाँ पर गए हैं, उनका बच्चा वहाँ पर बॉर्न हो गया, फिर वापस इंडिया आ गए, उसके बाद वो ऑप्शंस ढूंढते हैं। क्योंकि जब बच्चे का पासपोर्ट बनता है, उसके पासपोर्ट के अंदर उसकी प्लेस ऑफ बर्थ उस स्पेसिफिक कंट्री के बारे में मेंशन की होती है। तो सामने वाली एम्बेसी भी नंबर ऑफ टाइम सोचती है कि इसको वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका बच्चा फॉरेन कंट्री में बॉर्न हुआ, वहाँ पर ये टूरिस्ट वीज़ा पर थे या स्टडी वीज़ा पर थे। कौन सी कंट्री इनको नेगेटिव सोचती हैं, कौन सी कंट्रीज़ ऐसे केसेस को पॉजिटिव सोचती है, ये वो ही बता सकता है जिसको नंबर ऑफ कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। तो इसी तरीके से जो डिपोर्टेड होकर आते हैं, ओवरस्टे करते हैं, वहां जाकर कोई क्राइम कर लेते हैं, जिनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो जाता है, तो वहां पर वो इम्प्रिजनमेंट उनको फॉरेन में जाकर जेल हो जाती है, उसके बाद वापस आते हैं, तो वो फिर सोचते हैं कि हम कौन सी फॉरेन कंट्री में जाएं। सबके लिए वे है, लेकिन आपकी प्रोफाइल, मैं बार बार वर्ड पेशेंस उस प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करता रहता हूं, ये दोनों अगर अच्छे हैं, पेशेंस भी है और प्रोफाइल भी अच्छी है, तो दोबारा भी आप अपनी अच्छी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। तो रिफ्यूज़ल एडमिशन्स के क्या रहते हैं, अगर मैं एडमिशन की बात करूं, एडमिशन्स में क्या है, यहाँ पर सर्टिफिकेट बेस्ड एडमिशन्स हैं कि आपकी ग्रेडिंग को देखकर ही एडमिशन आना, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। वहाँ पर रिजेक्शंस का ये कारण रह सकता है कि उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, एक ब्रैकेट बनाई हुई है कि आपके जो परसेंटेज है इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या ओवरऑल इतने होने चाहिए, एग्रीगेट आपके IELTS PT इतना होना चाहिए, वो है नहीं है, फिर भी अप्लाई कर रहे हैं तो एलिजिबल ही नहीं है, तब भी अप्लाई कर रहे हैं, तो रिजेक्शन का ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर आपका कोई ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है, आप उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण भी रिजेक्शंस देखने को मिल सकती हैं। जहां पर इंटरव्यू है,
फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन, तो आप इंटरव्यू को नहीं ब्रेक कर पाए तो वहां पर भी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। जी मैंने सिर्फ एडमिशंस के बारे में डिस्कस किया है। अभी आते हैं वीजा में, क्योंकि एडमिशन पहले चाहिए फिर ही वीजा फाइल डालेंगे। वीजा फाइलिंग में भी नंबर ऑफ चीजों को चेक करना पड़ता है। अभी कुछ कंट्रीज क्या है, जस्ट वहां की जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं प्राइवेट, जस्ट दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एडमिशंस, उनको कोई लेना देना नहीं है। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मैं कुछ कंट्रीज के नाम बताऊं, अगर पोलैंड की बात करूं, मैं माल्टा की बात करूं, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो सिर्फ जस्ट आपके एडमिशंस को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और उनको मालूम भी है। जहां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं, जर्मनी में भी हैं, उनको मालूम भी है कि हमारा जो वीजा सक्सेस रेट हमारी यूनिवर्सिटीज का बहुत नेग्लिजिबल है, तो वाई दे आर वेस्टिंग द टाइम एंड मनी ऑफ द स्टूडेंट्स। उनको मालूम है कि हमें क्या होना, हमारा तो कोई नुकसान नहीं जाएगा, हमें एप्लीकेशन फीस भी आएगी, ठीक है, और बच्चा अपनी ट्यूशन फीस भी हमारे पास भेजेगा, तो उसमें से भी हम डिडक्ट करके भेजेंगे। और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी फीसें वापस नहीं करती। तो ऐसे रीजन है जहां पर सिर्फ एडमिशन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उन कंट्रीज को भी अवॉइड करना है। दिस इज द वन रिजेक्शन रीजन, मैंने फिर बता दिया। जहां पर आपको मालूम है कि वो 12th में आपके 50% है, उसको भी सेम कंसिडर कर रही हैं, आपके 90% है, उसको भी वो एडमिशंस दे रही हैं। तो उन चीजों को अवॉइड करना, उन कंट्रीज को, उन यूनिवर्सिटीज को, तो एक रिजेक्शन का कारण है। दूसरा रिजेक्शन का जो रीजन हो सकता है, फंड्स जहां आपके पास फंड्स अप्रोप्रिएट नहीं है जो उस स्पेसिफिक कंट्री ने एट द टाइम ऑफ वीजा के टाइम बताए थे। क्या हो सकते फंड्स में भी आपने फेक लगा दिए हो, मे भी आपने वहां पर वो फंड्स 3 मंथ या 6 मंथ ओल्ड मांगते हो लेकिन आपने नए लगा दिए, लेकिन उनके साथ में जस्टिफिकेशंस नहीं दिए, जैसे सोर्स ऑफ इनकम आपकी क्या है, जो स्पेसिफिक कंट्रीज हैं। तो उस रीजन से भी आपने अपना एजुकेशन लोन लगा दिया, एक सिर्फ वहां से बैंक से लेकर, लेकिन जो एजुकेशन लोन है वो डिसवर्स नहीं हुआ है आपके बैंक के अंदर, तो दैट रीजन भी आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। क्योंकि कुछ स्पेसिफिक कंट्री दे आर नॉट एंटरटेनिंग द एजुकेशन लोन, कि आपने सर समय ये एडमिशन लेटर एजुकेशन लोन का लेटर लगा दिया, उस बेस के ऊपर वीजा मिल जाए, वो भी रिजेक्शंस के। एफडीओडी के अगेंस्ट आपने लोन लेकर अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया, उसमें भी आपको रिजेक्शन। आपने लिमिट उठाई हुई है, उस लिमिट नेगेटिव में चल रही, उस बैंक स्टेटमेंट को लगाकर अपना वीजा अप्लाई कर दिया, उसमें भी आपको रिजेक्शंस मिल सकती हैं। आपने सिर्फ फिक्स डिपॉजिट ही अपने वीजा पर्पस के लिए दिखाए हैं जो आपकी बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है बहुत सारी कंट्रीज में, उसका रीजन भी आपका रिजेक्शंस का हो सकता है। तो ये फंड्स के ऊपर भी था। फिर आती है इंटरव्यू। अभी बहुत सारी एम्बेसी स्टूडेंट्स की इंटरव्यू लेती हैं। इंटरव्यू में आप कितने कंपिटेंट हैं, कंपिटेंट मींस क्या है कि आपका आईक्यू कितना है, आपने अपनी फाइल को कितना स्टडी किया हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपनी प्रोफाइल स्टडी नहीं की हुई, आप सीधा ही एम्बेसी में चलेंगे अपने आप बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट उठाकर, उन्होंने 5 डॉक्यूमेंटों के बारे में पूछा, आपको एक भी डॉक्यूमेंट के बारे में मालूम नहीं है, वहां पर भी आपको रिजेक्शंस मिल सकती है। आपको अपने केस में एजेंट से ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं। तो ये भी मैंने रीजंस बताए हैं, और रीजंस भी हैं बहुत सारे, वो हम बच्चों को साथ में शेयर करते हैं उनकी प्रोफाइल देखने के बाद। इवन आप प्रीवियसली रिफ्यूज्ड हैं कुछ कंट्री से, 1 या 2 कंट्री से, अभी जो प्रोस्पेक्टिव कंट्री में यहां पर अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं वो कंट्रीज उस कंट्री का डाटा रिफ्यूजल का शेयर करती हैं, बट आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ऐसी चीजें डिस्क्लोज नहीं की है, दैट रीजन भी आपको रिफ्यूजल्स देखने को मिल सकती है। कुछ कंट्रीज में कुछ मेडिकल के डॉक्यूमेंट मैंडेटरी रहते हैं कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए, कुछ कंट्रीज में आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसको क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट कहते हैं, तो अगर आप वो डॉक्यूमेंट आपके नेगेटिव हैं, आपका मेडिकल नेगेटिव है, आपका पुलिस केस है आपके अगेंस्ट, और लेकिन आपने वैसे ही अपना वीजा अप्लाई कर दिया विदाउट दैट डॉक्यूमेंट, आपको रिजेक्शंस देखने को मिल सकती हैं। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनके हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं जब भी हम किसी भी बच्चे का वीजा किसी भी कंट्री में डालते हैं। नेगेटिव नहीं होने देंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, मेरे पास ऑप्शंस बहुत हैं लेकिन आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है, तो फिर मैं तो यही कहूंगा कि फिर बहुत मुश्किल है आपको फॉरेन में, इधर आप मेरे थ्रू जा रहे हैं या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हैं। अगर आपका केस इन सब कारणों से रिफ्यूज्ड है,
तब भी आप हमें संपर्क करें, क्योंकि रिफ्यूजल में वी आर वेरी टेक्निकल। सम केसेस में क्या होता है कि आपने अपनी जो फाइल है इन टाइम एम्बेसी में नहीं सबमिशन करवाई। बहुत सारी एम्बेसीज ने अपनी वेबसाइट पर लिखकर लगाया हुआ है कि आपने अपनी जो फाइल है एटलीस्ट 2 से लेकर 3 मंथ बिफोर सबमिशन करवानी है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ योर प्रोग्राम, लेकिन आपने वो प्रोफाइल अपनी वीजा फाइल आपने सिर्फ 1 महीने 15 दिन पहले जमा करवाई है, वहां पर भी आपको रिजेक्शंस देखने को मिल सकती है। और रिजेक्शंस के क्या रीजंस हैं कि जहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पड़ती हैं, कनाडा जैसी कंट्री में नंबर ऑफ एप्लीकेशन स्टूडेंट्स की पड़ती है, यूएसए में नंबर ऑफ पड़ती हैं, ऑस्ट्रेलिया में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की पड़ती हैं, वहां पर जनरल स्टूडेंट्स को भी रिफ्यूजल देखने को मिलती है ड्यू टू रश। एक ऐसे रीजंस भी रिफ्यूजल्स के हो सकते हैं, लेकिन आप पेशेंस हैं। अभी रिफ्यूजल के बाद क्या आपको रीअप्लाई करना चाहिए, क्या आपको अपील की ओर प्रोसीड करना चाहिए, क्या आपको कंट्री चेंज करनी चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चीजें वही बता सकता है जिनको बहुत सारी कंट्रीज के बारे में नॉलेज है। तो हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज की प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना है, उनकी प्लेलिस्टें जरूर चेक करें। अगर आपका केस कहीं से भी रिफ्यूज है, नंबर ऑफ टाइम आप 20-50 टाइम भी रिफ्यूज है, प्रोफाइल है, पेशेंस है, वेलकम करती है क्राउन इमिग्रेशन। होने वाला होगा तो हम केस लेंगे, नहीं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देंगे भैया टाइम टू वेस्ट मत करो, यहीं पर कुछ स्टार्ट कर लें। तो ऐसा है कि अगर आप हमारा किसी भी चीज के ऊपर कोई ओपिनियन चाहते हैं तो आप हमारे लिखे हुए टेलीग्राम नंबर पर संपर्क करें, हम आपको इमीडिएटली उसकी रिप्लाई करेंगे। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी फ्रेंड इस टाइप की प्रॉब्लम से इफेक्टेड है तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।